नमस्कार साथियों। दीपोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ आपसे मुखातिब है फेसबुक समूह लघु कथा पाठ जनसंचार जनमंथन से आपका रेडियो ऑडियो वीडियो मित्र शेख शहजाद उस्मानी। और आप इस पॉडकास्ट में सुन रहे हैं लघु कथा वीडियो पत्रिका कार्यक्रम लघु कथा पाठमाला का 5वां अंक, यानी सन 2022 का सितंबर अक्टूबर विशेष दिवस संयुक्त अंक हिंदी दिवस से लेकर दीपावली तक का एपिसोड। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के पहले पायदान पर आज सुनिएगा मध्य प्रदेश के सागर शहर के लोकप्रिय साहित्यकार जनाब डॉक्टर त्रैलोक्य रंजन शुक्ल यानी डॉक्टर T.R. शुक्ल जी की यह समसामयिक काव्य रचना जो हमने हासिल की है उनकी अनुमति से, उनके फेसबुक पटल से। 14 अगस्त 1950 को जन्मे डॉक्टर त्रैलोक्य रंजन शुक्ल जी को इस बेहतरीन काव्य रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं ये काव्य रचना। रचना इस प्रकार है। ज्ञान दीप हर ओर जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। ज्ञान दीप हर ओर जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। तम आच्छादित दिवारात्रि, तम आच्छादित दिवारात्रि घनघोर शोर में बहरे होते। तम आच्छादित दिवारात्रि घनघोर शोर में बहरे होते। दूभर जीवन दूषित हो, नव कष्ट देह में गहरे ढोते। धूल धूसरित धराधाम पर मेघ पुनीत नीर बरसाएं। ज्ञान दीप हर ओर जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। तम आच्छादित दिवारात्रि घनघोर शोर में बहरे होते। दूभर जीवन दूषित हो, नव कष्ट देह में गहरे ढोते। धूल धूसरित धराधाम पर मेघ पुनीत नीर बरसाएं। ज्ञान दीप हर ओर जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। दंभ प्रदर्शन की जड़ता ने मनोभाव पंगु कर डाले। मानवता करहाती पल पल रिश्तों में भी विष भर डाले। दंभ प्रदर्शन की जड़ता ने मनोभाव पंगु कर डाले। मानवता करहाती पल पल रिश्तों में भी विष भर डाले। अज्ञ विज्ञ सब हुए पंकमय, प्रज्ञ नीर में सभी नहाएं। ज्ञान दीप हर ओर जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। दंभ प्रदर्शन की जड़ता ने मनोभाव पंगु कर डाले। मानवता कराहती पल पल रिश्तों में भी विष भर डाले। अज्ञ विज्ञ सब हुए पंकमय, प्रज्ञ नीर में सभी नहाएं। ज्ञान दीप हर ओर जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। लोभ मोह की क्षुधा प्रसारित जल थल नभ रोते अपनों पर। लोभ मोह की क्षुधा प्रसारित जल थल नभ रोते अपनों पर। नीर समीर व्योम पावक सब चकित व्यथित दूषित सपनों पर। दिव्य प्रकाश ज्योति फैलाकर क्यों ना नव्य मानवता लाएं। ज्ञान दीप हर ओर जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। लोभ मोह की क्षुधा प्रसारित, लोभ मोह की क्षुधा प्रसारित जल थल नभ रोते अपनों पर।
नीर समीर व्योम पावक सब, चकित व्यथित दूषित सपनों पर दिव्य प्रकाश ज्योति फैलाकर क्यों ना नव्य मानवता लाएं, ज्ञान दीप हर ओर जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। डॉक्टर त्रैलोक्य रंजन शुक्ल जी की इस बेहतरीन काव्य रचना के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अब बढ़ते हैं लघु कथा पाठ यानी लघु कथा वाचन की ओर, यानी कार्यक्रम के अगले पायदान पर। लघु कथा पाठमाला के इस चरण में जो लघु कथाएं हम शामिल कर पा रहे हैं उनके रचनाकार हैं आदरणीय संजीव वर्मा सलील जी, डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी, डॉक्टर शैलजा एन भट्टर जी और डॉक्टर कुमार संभव जोशी जी। दोस्तों, लघु कथा पाठमाला के 5वें संयुक्त अंक में हिंदी दिवस से लेकर अब तक हमें जो रचनाएं विधिवत प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ हम इस विशेष संयुक्त अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले हिंदी भाषा से संबंधित, फिर गांधी शिक्षा से संबंधित और फिर पंच दीपोत्सव पर्व से संबंधित। पहले सुनिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन की जानी मानी साहित्यकार मोहतरमा डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी की लघु कथा हिंदी दिवस की धूमधाम। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में 1 मार्च को जन्मी डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के साथ इंटीरियर, इंडस्ट्रियल और पर्सनैलिटी संबंधित डिप्लोमा कोर्स किए हैं। आपने उज्जैन में महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किए हैं। रैकी चिकित्सा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कई साहित्यिक गतिविधियों के साथ कई साहित्यिक सम्मान भी हासिल किए हैं। इसी तरह सामाजिक क्षेत्र में कई पुरस्कार, सम्मान इन्होंने हासिल किए हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों का भी इन्हें गौरव प्राप्त है। आपका प्रकाशित काव्य संग्रह है केवल तुम्हारे लिए। लघु कथा संग्रहों के नाम हैं कथा सीपिका, भीतर कोई बंद है। ई बुक में भी लघु कथा संग्रह आपके हैं। 8-10 साझा संकलनों में और कई पत्र पत्रिकाओं, विशेषांकों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और 3 अन्य पुस्तकें प्रकाशनार्थ भी हैं। तो सुनिएगा, उनकी लघु कथा शीर्षक है हिंदी दिवस की धूमधाम। लघु कथा इस प्रकार है। कैसा रहा आज का तुम्हारा हिंदी दिवस का प्रोग्राम? ठीक वैसा ही जैसा हर वर्ष रहता है। अरे, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि बिना मतलब का पैसा बर्बाद करने का हर साल यह हिंदी दिवस कार्यशाला जो होती है, बाहर से विद्वत जन को बुलाया जाता है, उनके आने जाने ठहरने का खर्च और परिणाम शून्य। अरे, परिणाम शून्य कैसे? देखो, तुम ज़्यादा हिंदी की टांग ना खींचो। हमारी हिंदी ऊंच नीच को नहीं मानती। इसमें सब अक्षर बराबरी में बैठते हैं। ना कोई कैपिटल होता है और ना स्मॉल होता है। इसके साथ ही आधे अक्षर को सहारा देने के लिए पूरा अक्षर हमेशा तैयार रहता है। अरे, अब रहने भी दो। कल हिंदी दिवस है तो आज इसकी तैयारी में जुटी हो।
इतनी तैयारी के बाद भी हर साल यह सभी प्रपत्र और प्रस्तुतियाँ दस्तावेज बनकर फाइलों में कैद हो जाती हैं और सब वैसे ही इंग्लिश बोलना सीखते रहते हैं। कुछ लोग सुबह की शुरुआत ही हैप्पी हिंदी दिवस बोलकर करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुबह सुबह सटाक से हंटर मारा हो। तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे हाथ में आज जो मोबाइल लैपटॉप है ना, उसकी वजह से ही तुम्हारा काम इतनी तेजी से एक ही जगह बैठे बैठे हो रहा है। अगर अंग्रेजी नहीं समझते तो आज आप भी अनपढ़ों की तरह सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ कर रहे होते। बड़ी बड़ी कंपनियों में इतने बड़े पैकेज कैसे मिलता? यह किसकी देन है? अरे, जब अंग्रेज़ों को हमारी हिंदी सीखने और हमारी संस्कृति अपनाने में कोई शर्म नहीं है, तो फिर हम सब अंग्रेजी के लिए इतना हुआ क्यों करते हैं? फिर आजकल रोमन लिपि में लिखने वाले भी अपने को अंग्रेज़ों से कहाँ समझते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा ठीक वैसी ही है जैसी मेरी जननी। तो क्या हम लोग अपनी माँ को छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी के लिए नहीं जाते हैं और वहाँ जाकर माँ को भूल जाते हैं या उसकी कीमत कम हो जाती है? कीमत खत्म हो जाती है? नहीं ना। तो फिर हिंदी का महत्व कैसे और क्यों खत्म हो जाएगा? उसे भी माँ की तरह प्यार करो। अपने बच्चों से घर में हिंदी बोलने का नियम रखो कि घर के अंदर कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलेगा। अगर अंग्रेजी से इतनी ही दुश्मनी है तो फिर सब कुछ छोड़ो, सूट बूट टाई इत्यादि इत्यादि। क्या आप नहीं जानते हैं कि वर्तमान समय ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है? समय की मांग है कि हर किसी को अंग्रेजी आनी ही चाहिए। इससे हर एक व्यक्तित्व का और अधिक विकास ही हो रहा है और होगा, ना कि ये कोई गुलामी है। हाँ, सबको दिखावे की अपनी मानसिकता को अवश्य अंग्रेजी भाषा का गुलाम होने से बचाना चाहिए। हिंदी दिवस की धूमधाम। अभी आपने ये लघु कथा सुनी। लेखिका थी डॉक्टर क्षमा सिसोदिया। दोस्तों, लघु कथा पाठमाला में शामिल रचनाओं पर हम चर्चा पृथक पृथक लघु कथाओं के साथ पृथक वीडियो रिकॉर्डिंग में या लाइव में ही कर सकेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही लंबा हो जाता है ना। तो चर्चा फिर कभी अलग वीडियो में, अलग एपिसोड्स में। अब हम आपको सुना रहे हैं आदरणीय डॉक्टर शैलजा एन भट्टर जी की लघु कथा, जिन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय इस तरह प्रेषित किया है। सुनिएगा। कविता तो बचपन की सहेली है, साथ साथ ही बड़ी हुई, अब मेरे साथ ही रहती है, हर पल मेरा खुशियों से भर देती है। मित्रता का दायरा मैंने बढ़ाया है, लघु कथा, संस्मरण और लेख को भी नई सोच का हिस्सा बनाया है। रसायन शास्त्र में पीएचडी कर पीजी छात्रों को पढ़ाने का संतोष पाया है। चिकित्सक पिताजी की सुलझी सोच और लेखनी मुझ में आई है। इंजीनियर पति की विनम्रता मुझ पर छाई है। सीखने की रहती हरदम चाह है। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी मेरी पहचान है। समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी सोच को सराहा है। इसीलिए 500 से भी अधिक बार अपनी पत्रिकाओं में मुझे स्थान नवाजा है। कहीं गेस्ट एडिटर,
तो कहीं अवार्ड शिरोधार्य हुए। बढ़ रही हूँ आगे माँ सरस्वती के आगे शीश झुकाए हुए। आप सभी सितारों ने मिलकर जो बनाया एक दरिया है। मेरा यही परिचय आप लोगों से जुड़ने का एक जरिया है। इस अनूठे संक्षिप्त परिचय के बाद सुनिएगा इनकी लघु कथा, जिसका शीर्षक है सार्थकता। लघु कथा इस प्रकार है। प्रतिभा को उसकी प्रतिभा के लिए आज सम्मानित किया जा रहा है। जैसा नाम वैसा काम सभा में गूंज रहा है। अपने सपने को फलीभूत होता देख प्रतिभा भी फूले नहीं समा रही है। इतना स्पष्ट उच्चारण, इतनी सुंदर वाक्य रचना इससे पहले कभी हमने अपने बच्चों के मुंह से नहीं सुनी। प्रतिभा मैडम की मेहनत का रंग हमारे बच्चों पर क्या खूब खिल रहा है। इतने कम समय में इतनी स्तरीय हिंदी, हमारे सारे संशय कि अंग्रेजी की हवा में बह रहे बच्चे क्या कभी हिंदी भी सीख पाएंगे? गारे मिट्टी से बनी झोपड़ी की तरह ढह गए हैं। एक साल पहले जो बच्चे हिंदी की वर्णमाला भी नहीं जानते थे, आज पूरे विश्वास के साथ फर्राटेदार हिंदी बोल रहे हैं। आप धन्य हैं प्रतिभा मैडम। सभी अभिभावक गर्व से अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। एक वर्ष पूर्व अपनी नौकरी के चलते प्रतिभा जब दूसरे शहर में स्थानांतरित होकर किराए के मकान में रहने आई, तो कई अभिभावकों ने उनसे अनुरोध किया, आप हमारे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे बच्चों को हिंदी ट्यूशन पढ़ाएंगे क्या? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप सभी को स्वीकार हो तो। हाँ हाँ, ज़रूर स्वीकार होगी। आप बताइए ना, आपकी शर्त क्या है? बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी के घर काम पर आने वाली बाइयों के बच्चों को भी मैं साथ में बिठाकर हिंदी पढ़ाऊँ। हमें कोई आपत्ति नहीं। अभिभावकों की ऊंची सोच और प्रतिभा की मेहनत का सुखद परिणाम सबके सामने था। आज 14 सितंबर को प्रतिभा ने सभी बच्चों के लिए हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएं रखकर न सिर्फ बच्चों को हिंदी का महत्व समझाया, वरन यह भी महसूस करवाया कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों बनना चाहिए। सार्थकता। अभी आपने डॉक्टर शैलजा एन भट्टर जी की ये लघु कथा सुनी। लघु कथा पाठमाला के इस दूसरे पायदान पर अब प्रस्तुत है तीसरी रचना। लेखिका हैं आर.के. पुरम, नई दिल्ली की हिंदी अध्यापिका, थिएटर प्रशिक्षिका, कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय चंचल हरेंद्र वशिष्ठ जी। इन्होंने भी अपनी गद्य रचना आदेश भेजी है। लघु कथा विधागत आपके अवलोकनार्थ और टिप्पणियों, सुझावों, मार्गदर्शन हेतु। तो सुनिए ये रचना। शीर्षक है आदेश। रचनाकार आदरणीय चंचल हरेंद्र वशिष्ठ जी। 6 अक्टूबर 2022 को भेजी गई इस रचना में आप लिखती हैं, विधा गद्य लघु कथा, शीर्षक आदेश। रचना इस प्रकार है। स्कूल की प्रधानाचार्य जी का विशेष आदेश था कि चाहे कुछ भी हो, इस बार हमारा विद्यालय दक्षिणी ज़िले के अंतर्गत हिंदी दिवस पर होने वाली अंतर विद्यालयीन हिंदी भाषा प्रतियोगिता में
अवश्य जीतना चाहिए। यद्यपि प्रधानाचार्या इसके पक्ष में कुछ अधिक नहीं थी, पर बोर्ड के द्वारा जारी एक आदेश के आधार पर ही इसके लिए स्कूल पर दबाव बना हुआ था। बस फिर क्या था, हिंदी अध्यापिका मिस बिंदिया को सख्त लहजे में निर्देश दिए गए कि यदि हमारे विद्यालय को कोई स्थान नहीं मिला तो तुम्हारी इंक्रीमेंट भी रोक दी जाएगी। मिस बिंदिया सोच में पड़ी हुई थी। एक और विद्यार्थियों को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रोत्साहित करने में ये पब्लिक स्कूल, वो भी इंटरनेशनल। बस यूं समझिए कि सख्ती से पालन करने के निर्देश। इसलिए बच्चे सिर्फ हिंदी की कक्षा में ही हिंदी पढ़ते, किंतु हिंदी अध्यापिका से भी अन्य किसी बात के लिए इंग्लिश में ही बोलते। अध्यापिका के कहने पर भी वो सहमे हुए से स्कूल के नियम का हवाला देकर इस बात से साफ बच जाते। आज मिस बिंदिया यही सोचकर परेशान थीं कि क्या रातों रात कोई जादू से विद्यार्थियों को भाषा उच्चारण और ज्ञान के कौशल में निपुण करना इतना आसान है। अंग्रेजी में प्रवीण करने के उद्देश्य से जिन विद्यार्थियों को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, वे कैसे इस हिंदी प्रतियोगिता हेतु इतनी शीघ्रता से पूरी तरह पारंगत हो सकते हैं। पर यह समझाना बहुत मुश्किल था, खासकर जबकि कोई समझने के लिए तैयार ही ना हो। अपनी और स्कूल की प्रतिष्ठा हेतु यह आदेश देना तो सरल था, पर व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित किया जाना कितना सहज है। कौन और कैसे समझाए भला। आदेश, ये रचना आपने सुनी। लेखिका थीं आदरणीय चंचल हरेंद्र वशिष्ठ जी। दोस्तों, लघुकथा पाठमाला के तीसरे चरण में अब सुनिएगा सीकर राजस्थान के स्थापित जाने माने लघुकथाकार जनाब डॉक्टर कुमार संभव जोशी जी की लघुकथा अहिंसा। सीकर राजस्थान में 25 नवंबर को जन्मे जनाब डॉक्टर कुमार संभव जोशी जी लघुकथा विधा में वर्ष 2016 से सक्रिय रूप से लेखन करते हुए 200 से अधिक लघुकथाओं का लेखन कर चुके हैं। कई लघुकथा संकलनों, पुस्तकों व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी लघुकथाएं, समीक्षाएं और आलेख प्रकाशित होते रहे हैं। आपकी कुछ लघुकथाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है और आपने 2 चिकित्सा विषयक पुस्तकों, चिकित्सा संभव और निदान संभव का लेखन भी किया है। आपकी लघुकथा पर बनी शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में प्रथम विजेता भी रही है। इसी वर्ष इन्हें प्रथम शिवदर्श स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपका लघुकथा संग्रह है ये आप ही के किस्से हैं। तो सुनिएगा लघुकथा अहिंसा। लेखक हैं डॉक्टर कुमार संभव जोशी जी। दुबला पतला मरियल शरीर वाला श्यामू अहिंसा का पुजारी था। मारपीट और झगड़े से सदैव दूर रहने का प्रयास करता, यहाँ तक कि उसने घर के बाहर एक तख्ती भी टांग रखी थी जिस पर लिखा था अहिंसा परमो धर्म है। यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए।
अक्सर लोग दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जमा जाते, लेकिन श्यामू अपने अहिंसावादी विचारों पर दृढ़ था। धीरे धीरे लोगों को मजा आने लगा। वे जानबूझकर उसे परेशान करने लगे। कभी उसके घर कचरा फेंक देते, तो कभी उसके दरवाजे के सामने बेवजह तेज हॉर्न बजाते। वह समझाने का प्रयास करता या शांतिपूर्वक विरोध करता, तो वे तुरंत थप्पड़ रसीद कर देते और हंसते हुए निकल जाते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहिंसावादी नीति के बावजूद उसके जीवन में शांति क्यों नहीं है। क्यों लोग उसे अहिंसावादी श्यामू की जगह लतखोर श्यामू कहने लगे हैं। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। पत्नी समझदार थी। उसने श्यामू की अहिंसा नीति का कतई विरोध नहीं किया। उसने श्यामू के खान पान पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका शरीर भर गया। वह मरियल से बलिष्ठ दिखने लगा। पत्नी ने घर के बाहर लगी तख्ती भी बदल दी। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। श्यामू कभी पहला वार नहीं करेगा। अब उसके घर में कोई कचरा नहीं डालता, कोई उसे परेशान नहीं करता, कोई उसकी अहिंसा को उसकी कमजोरी नहीं मानता। उसके जीवन में पूर्ण शांति है। अब वह पूरे शहर में अहिंसावादी श्यामू के नाम से प्रसिद्ध भी है। दोस्तों, अभी आपने लघु कथा सुनी डॉक्टर कुमार संभव जोशी जी की। शीर्षक था अहिंसा। इस लघु कथा के बाद अब चलते हैं लघु कथा पाठमाला के चौथे चरण पर। इसमें सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय आचार्य संजीव वर्मा सलील जी की लघु कथा, उनकी एक काव्य रचना के साथ। साथियों, हमें ये रचनाएं व्हाट्सएप पटल से प्राप्त हुई हैं। उनसे अनुमति लेते हुए, आभार व्यक्त करते हुए पहले सुनिए उनके नव छंद पर आधारित धनतेरस पर्व पर ये गीत। रचना इस प्रकार है। धनतेरस बरसे रस, धनतेरस बरसे रस, मत निंदित बन वंदित, करले श्रम मन चंदित। रचना कर बरसे रस, मनती तब धनतेरस। कर साहस पाले यश, ठुकरा मत प्रभु हो खुश। मन की सुन तन को कस, असली तब धनतेरस। सबकी सुन कुछ की गुन, नित ही नव सपने बुन। रख चादर जस की तस, उजली तब धनतेरस। धनतेरस पर आधारित इस गीत के बाद लीजिए अब सुनिएगा जबलपुर मध्य प्रदेश के विख्यात साहित्यकार और हिंदी भाषा और साहित्य सेवी आदरणीय आचार्य संजीव वर्मा सलील जी की ये लघु कथा।
शीर्षक है बाल चंद्रमा। लघु कथा इस प्रकार है। वह कचरे के ढेर में रोज की तरह कुछ बीन रहा था। बुलाया तो चला आया। त्योहार के दिन भी इस गंदगी में। घर कहाँ है? वहां साफ सफाई क्यों नहीं करते? त्योहार नहीं मनाओगे? मैंने पूछा। क्यों नहीं मनाऊंगा? प्लास्टिक बटोर कर सेठ को दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे लाई और दिया लूंगा, उसने कहा। मैं लाई और दिया दूं तो मेरा काम करोगे? कुछ पल सोचकर उसने हामी भर दी और फिर कहे अनुसार सड़क पर नलके से नहाकर घर आ गया। मैंने बच्चे के एक जोड़ी कपड़े उसे पहनने को दिए, 2 रोटी खाने को दी और सामान लेने बाजार चल दी। रास्ते में उसने बताया कि नाले किनारे झोपड़ी में रहता है। माँ बुखार के कारण काम नहीं कर पा रही, पिता नहीं है। खरीदे सामान की थैली उठाए हुए वह मेरे साथ घर लौटा। कुछ रुपए दिए, लाई, मिठाई और साबुन की एक बट्टी दी तो उसने प्रश्नवाचक निगाहों से मुझे देखते हुए पूछा, ये मेरे लिए? मैंने हाँ कहा तो उसने चेहरे पर खुशी की हल्की सी रेखा देखी। मैं जाऊं? शीघ्रता से पूछा उसने कि कहीं मैं सामान वापस ना ले लूं। जाकर अपनी झोपड़ी, कपड़े और माँ के कपड़े साफ करना, माँ से पूछकर दिए जलाना और कल से यहाँ काम करने आना। बाकी बात मैं तुम्हारी माँ से कर लूंगी। क्या कर रही हो? ये गंदे बच्चे चोर होते हैं, भगा दो, पड़ोसन ने मुझे चेताया। गंदे तो ये हमारे द्वारा फेंका गया कचरा बीनने से होते हैं। ये कचरा ना उठाएं तो हमारे चारों तरफ कचरा ही कचरा हो जाए। हमारे बच्चों की तरह उसका भी मन करता होगा त्योहार मनाने का। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम तो मनाएंगे ही। इस बरस उसकी भी मन सकेगी धनतेरस। कहते हुए ये घर में आ रहे थे और बच्चे के चेहरे पर चमक रहा था बाल चंद्रमा। बाल चंद्रमा। अभी आपने मोहतरम जनाब आचार्य संजीव वर्मा सलील जी की ये लघु कथा सुनी। अब पुनः हम आपको सुना रहे हैं डॉक्टर कुमार संभव जोशी जी की दूसरी लघु कथा। ये लघु कथाएं हमें उनकी सहमति से प्रोत्साहित होकर उनके लघु कथा संग्रह से मिली हैं। संग्रह का नाम है ये आप ही के किस्से हैं और उनकी इस दूसरी लघु कथा का शीर्षक है सनक। लघु कथा इस प्रकार है। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे पिताजी की सनक के आगे। कोफ्त खाई सी सुनीता ने तनुज से कहा। क्या बात हो गई भाई? अखबार परे रखते तनुज ने पूछा। अजब सनकी हैं पिताजी भी। मैं इतनी खूबसूरत रंगीन लड़ियां व लाइट्स लाई थी, वो तो वापस करवा दी और अब 15 मिनट से 140 रुपए के 100 दिए के लिए चंदा कुम्हारिन को बिठा रखा है, सुनीता ने खींचते हुए कहा। तो क्या हो गया? चाइनीज लाइट नहीं पसंद उनको?
तनुज ने जवाब दिया। अरे 10 रुपये कम करवाने के लिए इतनी देर में उसे चाय और उसके बच्चे को बिस्कुट का पैकेट दिला चुके हैं। 10 रुपये बचाने में 15 का खर्चा। सुनीता झुंझलाई। और तो और सारे घर में ऑल वेदर पेंट करवाया हुआ है, मगर गैरेज और लॉन की दीवारों पर अब भी शंकर लाल से वही नील मिली सफ़ेद कलई करवाते हैं। रेडीमेड सफारी वापस कर मगन भाई से बेढंगा कुर्ता पाजामा सिलवाया है। मन भावन स्वीट्स से 4 तरह की मिठाई मंगवाई हुई है, पर इन्हें लादूराम हलवाई के बूंदी लड्डू ज़रूर चाहिए। कुर्ते हुए सुनीता एक सांस में कह गई, अरे पुराने ज़माने के संस्कार हैं, कर लेने दो अपने मन की। तुम्हें तो अपनी पसंद की साड़ी लाने से नहीं रोक रहे। तनुज ने समझाया, पुराने ज़माने के या संस्कार के नाम पर सिर्फ लक्ष्मी पूजा के लिए राधे पंडित को बुलाना ही बचा है, वरना प्रदूषण के नाम पर पटाखे तो लाने नहीं देते। बड़बड़ाती हुई सुनीता रसोई की तरफ बढ़ गई। बाप सुने तो बेटा सुने। मुस्कुराते हुए तनुज पिताजी के पास जा पहुंचा। पिताजी, दियों के लिए चकमक ब्रांड वाला तेल ले आऊं? नहीं नहीं, गली के मोड़ पर किशन तेली से कच्ची घानी का तेल लाना, पिताजी ने बताया। जी पिताजी। तनुज बाहर की ओर चल पड़ा। हम तो समर्थ हैं, चाहे जैसे दिवाली मना सकते हैं, मगर और कितने लोग हैं जिनकी दिवाली पिताजी जैसों की वजह से मनती है। तुम नहीं समझोगी सुनीता, यह ओढ़ी हुई सनक। तनुज की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। सनक। अभी आपने आदरणीय जनाब डॉक्टर कुमार संभव जोशी जी की ये लघु कथा सुनी। तो दोस्तों, लघु कथा पाठमाला के इस 5वें एपिसोड में सितंबर अक्टूबर 2022 विशेष संयुक्त अंक में आपने हिंदी दिवस, गांधी जयंती और दीपावली पर्व सप्ताह से संबंधित कुछ लघु कथाएँ सुनी, कुछ काव्य रचनाओं के साथ। आपको ये विशेषांक कैसा लगा? अपनी टिप्पणियाँ और सुझावों से हमें अवगत कराते रहिएगा। साथियों, हम रिकॉर्डिंग और वीडियो संपादन एक ही बार में करते हैं, यानी एक ही टेक में। इसमें यदि कोई त्रुटियां हों, उच्चारण संबंधित दोष हों या कोई शब्द रचना का बदल जाए फ्लो में, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। और वीडियो लंबे ज़रूर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ब्रेक लेते हुए पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। कम अवधि के एक एक लघु कथा के चर्चा सहित एपिसोड भी हम पृथक जारी करेंगे। और भी बहुत से बातें हैं हमारी परिकल्पना में, उन्हें धीरे धीरे अभ्यास होने के साथ ही हम प्रयोग में लाएंगे। हमें उम्मीद है आप फेसबुक समूह लघुकथा पाठ जनसंचार जनमंथन से जुड़े रहकर अपनी लघु कथाएँ हमें ईमेल या व्हाट्सएप पर विधिवत प्रेषित करते रहेंगे। हमारे वीडियो लाइक करेंगे, साझा करेंगे, शेयर करेंगे और हम सबके इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित भी करेंगे। तो अब अपने साथी शेख शहजाद उस्मानी को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे
दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।